2015 का सवाल बनने के चांस होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली सिविल कोर्ट्स और सिविल प्रोसेस, इसका एक प्रोसीजर है, हाउ ए केस या हाउ ए क्लेम, सुन लेना, क्लेम जो है वो किस तरीके से कोर्ट, सिविल कोर्ट के अंदर प्रोसेस होती है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द पर्टिकुलर क्लेम, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक क्लेमेंट को अगर वो करता है। पहली बात तो यह है कि जो क्रिमिनल सिविल की जो कोर्ट्स होती हैं उनकी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। हायरार्की में देखें, सबसे स्मॉल से शुरू करते हैं, काउंटी, काउंटी से हाई, हाई कोर्ट से अपील, सी कोर्ट ऑफ COA कोर्ट ऑफ अपील, और फिर हायरार्की में लास्ट में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही है, ये एक हायरार्की है। ये किसकी हायरार्की है, सिविल कोर्ट्स की। सिविल की काउंटी, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, सिविल डिवीजन है इसकी CD, क्लियर, और लास्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। अब एक सिविल क्लेम जो होती है वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिविल केसेस की टाइप्स क्या होती हैं। आपको पता है देयर आर सर्टेन क्लेम्स, क्लेम्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं। कभी सुना है ये क्लेम्स की टाइप्स या नहीं सुनी? अच्छा, अब सुन ले जरा। क्लेम्स की टाइप्स जो है ना वो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। फास्ट ट्रैक होता है, उसके अलावा मल्टी ट्रैक होता है, और इसके अलावा स्मॉल क्लेम्स होती हैं। ये 3 है। ये 3 तरह की क्लेम्स होती हैं। ये पेपर में सवाल आ सकता है 6 मार्क्स का। कितने का? 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है क्लेम्स की। जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर जो केसेस होते हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। वो क्लेम्स जो क्या नाम है, उनका स्टैंडर्ड अभी मैं सॉरी यहां से निकाल देता हूँ आपको क्लेम्स का। यहाँ पे ना फिगर भी लिखे होंगे। ये अंडर 10,000 जो क्लेम्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्मॉल क्लेम्स। अंडर 10,000 पाउंड्स, 10,000 to 25,000 ये क्या है, फास्ट ट्रैक क्लेम्स, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है। 25 से 1 लाख पाउंड मल्टी ट्रैक प्रोसीजर होता है। ओवर 1 लाख हाई कोर्ट में जाता है, वो लोअर कोर्ट में केस रह ही नहीं सकता। काउंटी कोर्ट में केस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी है, 1 लाख पाउंड तक है, 1 लाख पाउंड तक वैल्यू है इसकी। ऐसा ही है। अब ये वैल्यू के लिहाज से केसेस को, क्लेम्स को डिवाइड किया जाता है। अब ये देखें कि अमार का और मेरा एक इशू है जिसकी वैल्यू 5,000 पाउंड है, वो कहां पे जाएगा, काउंटी कोर्ट में। स्मॉल काउंटी कोर्ट के अंदर 3 बॉक्सेस बने हैं, समझ लो। 3 बॉक्स काउंटी कोर्ट में होते हैं, स्मॉल, फास्ट और मल्टी। अगर तो उसकी वैल्यू 10,000 है से लेस है तो फिर वो स्मॉल में जाएगा। ये काउंटी कोर्ट में 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस वैसे ओरिजिनली नहीं होते, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसके अलावा फास्ट ट्रैक काउंटी कोर्ट के अंदर अगर उसकी वैल्यू 10 से 25 के दरमियान है, अगर 25 से 1 लाख के दरमियान है तो मल्टी ट्रैक में चला जाए। इज इट क्लियर? अब मोस्टली डिसीजंस कौन कैसे देता है? अब जो है स्मॉल और फास्ट ट्रैक के डिसीजन सिंगल जज भी दे सकता है। यहां पे मल्टी ट्रैक के अंदर समटाइम्स डिसीजंस बेंच की शक्ल में दिया जाता है, 3 जजेस का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख की वैल्यू से ज्यादा है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। और हाई कोर्ट के अंदर आगे पता है ना आपको 3 ब्रांचेस भी हैं, फैमिली वाली एक अलहदा ब्रांच है, चांसरी डिवीजन है, और तीसरी कौन सी है, क्वींस बेंच है, ठीक है। क्वींस बेंच, चांसरी या फैमिली, अब जो भी केस होगा उस केस में जो मैटर होगा जिस उस डिवीजन में चला जाएगा।
ठीक हो गया। तो अब ये ट्रैक्स की बात कर रहे थे हम लोग कि ये ट्रैक्स होते हैं, और ये ट्रैक्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं। अब अगर पेपर में सवाल है कहाँ पे होते हैं, ये 1 नंबर का सवाल है, चलें, ये ट्रैक्स सारे कहाँ पे होते हैं, काउंटी कोर्ट में 3 ट्रैक, फास्ट, स्मॉल और मल्टी। हाई कोर्ट में जो केस होते हैं उसका कोई ट्रैक बैक नहीं होता, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी में जाते हैं बस, ओवर 1 लाख। इज इट क्लियर। ये केसेस है। अब इसमें चीप होते हैं। अब तो सिविल कोर्ट्स होती है ना, सिविल केसेस, इनमें याद रखें, इसमें पनिशमेंट या सेंटेंसिंग की जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट ऑफ डैमेजेस। इसमें सजा नहीं होती कि बंदे को कैद हो जाए, इसमें कैद नहीं हो सकती। इसमें दो बंदों के दरमियान अगर ये प्रॉब्लम है तो सेटलमेंट कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ डैमेजेस। इज इट क्लियर। एंड एवरी केस हैज ए स्पेसिफिक अमाउंट, कोर्ट आल्सो टेक अमाउंट। कोर्ट जज भी जो है वहां पे कोर्ट फी होती है, आपको कोर्ट फी भी सबमिट करनी है, और कोर्ट फी किस बेस पे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक्स। इज इट क्लियर। तो इसीलिए सिविल केसेस जो हैं इसके कुछ फायदे भी हैं, सिविल कोर्ट्स के वो नुकसान है, वो अलग सवाल आ सकता है, लेकिन आपको पहले तो ये सारी चीजें इसकी एक कहानी की शक्ल में क्लियर आनी चाहिए। इस चैप्टर में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर 10 नंबर तक के लिए, व्हाट आर, एक्सप्लेन द वुल्फ रिफॉर्म्स। कभी सुना है नाम इसका, वुल्फ रिफॉर्म्स का। ये सबसे मेजर क्वेश्चन है इसका। ये वुल्फ भाई जो है ना एक जज थे, इन्होंने इंग्लैंड की जो सिविल कोर्ट्स है ना, सिविल कोर्ट्स जो है, सिविल कोर्ट्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि इंग्लैंड की जो सिविल कोर्ट्स थी वो बड़ी इंतहाई पथेटिक है। इनके अंदर उसने कहा था कुछ रिफॉर्म्स करवाने की जरूरत है, वी नीड टू रिफॉर्म, और उसने इनको कैटेगराइज किया था, उसमें टाइमिंग, उसमें फी, उसमें ये सारी चीजें वुल्फ रिफॉर्म्स के अंदर डिस्कस हुई। ये वुल्फ रिफॉर्म का एस्पेक्ट्स है, की फैक्ट्स हैं। वुल्फ रिफॉर्म के अंदर क्या बातें थी, ये उसने बताया कि कौन सी कोर्ट जो हैं वो सिविल केसेस को डील करती हैं। फर्स्ट इंस्टेंस पे काउंटी, और फर्स्ट इंस्टेंस पे कौन से डील करती है, काउंटी एंड हाई कोर्ट। ट्रैक्स कौन से हैं, स्मॉल, फास्ट, मीडियम, मल्टी ट्रैक, ये कहां पे होते हैं, काउंटी कोर्ट में, काउंटी कोर्ट। प्रॉब्लम्स विद द सिविल केसेस क्या है, ये वुल्फ ने कहा था कि क्या प्रॉब्लम्स है। उसने कहा कि सबसे पहले तो कॉस्ट इज वेरी हाई, many people cannot afford the civil courts and the procedure, it is very expensive, we need to make it cheap. That's why he divided the cases into claims, brands. उसने कहा कि भाई आप ये ना करो कि हर केस जो बंदा लेके आ रहा है उससे कहो कि 10,000 पाउंड पहले जमा कराओ तब केस लड़ेंगे। उसने कहा ऐसे नहीं करो, ट्रैक्स में डिवाइड करो इसको। इज इट क्लियर। फिर उसने कहा कि अगर ट्रैक्स में भी आपने कहा है तो पहले पता है, पहले वुल्फ रिफॉर्म से पहले जो एक वैल्यू होती थी, जो एक केस स्मॉल क्लेम में आता था वो 1000 पाउंड से नीचे वाला था। कितना, 1000 पाउंड से नीचे। अब उसने कहा कि नहीं, इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेस लोअर कोर्ट से डील हो जाए। ठीक है, डिले बहुत ज्यादा है, 2-2 साल डिसीजन नहीं आता। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी केसेस के अंदर बहुत ज्यादा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू इश्यूज due to modern technology and modern businesses and so many forms of the contracts. और वुल्फ ने फिर क्या कहा, उसने कहा कि सबसे पहले उसने कहा कि ये काम करो भाई, एडीआर यूज करो, सिंपलर फॉर्म्स एंड लैंग्वेज करो, इंक्रीज स्मॉल क्लेम लिमिट, created fast track for claims of moderate value, created multi track for larger claims, judges responsible for case management and strict timetables। ये रिफॉर्म्स है। इसके फायदे और नुकसान भी आपके पेपर में आ सकते हैं। फायदे क्या है, मोर कॉपरेशन बिटवीन द पार्टीज। फायदे ही है ना कि मतलब आपका क्विकली सारा काम हो रहा है। एडीआर पे जाएंगे तो वो आपस में, अगर आप कॉस्ट को बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, इससे नुकसान क्या होगा,
आपके ज्यादातर फैसले एडीआर के थ्रू होने चाहिए। ऐसा ही है ना, आप कहेंगे यार इतने लंबे प्रोसीजर से कैसे गुजरना है, मैंने दफा मारूं, मैं हम आपस में करते हैं। मोर केसेस सेटल्ड इन, क्योंकि आपने जब स्मॉल ट्रैक को ज्यादा वैल्यू बना दिया, 10,000 पाउंड तक ले जाएंगे अगर आप स्मॉल क्लेम को, स्मॉल क्लेम्स अगर आप 10,000 वैल्यू तक लेके जाएंगे तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस आर डेल्ट इन कम्युनिटी कोर्ट्स। देन जजेस एक्टिवली मैनेजिंग cases especially small claims fast track heard more quickly and cost too high and may be more than the amount claim। ये अगेन है कि क्लेम्स जो हैं वो इसके ऊपर, इसने अमाउंट के ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन और डिबेट नहीं कि फी कितनी होनी चाहिए, ये इसका डिसएडवांटेज है कि उसने उस चीज को टच ही नहीं किया। ठीक है, अब अगर आप यस ये भी कर सकते हैं, एडीआर का यूज, ये तो एडवांटेज है ना, मोर एडीआर इज यूज, ये तो एडवांटेज में चला जाएगा। ठीक है, वैसे डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वैसे इसके डिटेल में और भी लिखे होंगे डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं। ये ले, ये लिखे मैं, काफी अरसे तक ये अप्लाई नहीं हुई, अप्लाई हुई तो फुल स्पिरिट में नहीं हुई, ये इसके डिसएडवांटेज है। अच्छा, कोर्ट प्रोसीजर क्या होता है? अगर अमार को एक, इधर देखिए, सलाह के अगेंस्ट एक कंप्लेन करनी है, क्लेम करनी है, अमार इज क्लेमेंट, अमार हायर करते हैं ज़हरा को एज सोलिसिटर। ज़हरा which pattern and the process would be followed by the courts या in the court। सबसे पहले तो प्री ट्रायल आता है कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले क्या आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सबसे पहली फॉर्मेलिटी क्या होगी? आपको सबसे पहले तो आप एडीआर देखेंगे, जब एडीआर फेल हो गया आपने ये डिसाइड करना है कि आर यू गोइंग इन द कोर्ट और नॉट। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपने ये पहली तो आपने क्लेम देखी कि क्या है, फिर आपने देखना कि ये डिसाइड किया, लीगल एडवाइस के लिए आप अमार भाई किसके पास आए? ज़हरा के पास आए। फिर ज़हरा कहां पे लेके गई? गोइंग टू द कोर्ट। जब कोर्ट में गई तो वहां पे एक क्लर्क बैठा हुआ था, उस क्लर्क ने देखा कि कोर्ट में आपने ये देखा कि क्या ये वैलिड क्लेम है भी कि नहीं है। डज द पर्सन और बिजनेस अगेंस्ट whom एक्शन इज बीइंग टेकन हैव एनफ मनी, कंडीशन सारी देखेगा। आर द इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड? अच्छा, इज एडीआर बेटर ऑप्शन? अगर क्लेम बहुत छोटी है, 1,000 रुपए की भी 10 पाउंड की है, ठीक है यार दफा हो, इधर हमारा टाइम ना जाएगा। ठीक है, इज द पर्सन टेकिंग केस प्रिपेयर्ड टू पे एन इनिशियल कोर्ट फी? यस अगर है तो ठीक है। विल द लॉयर बी प्रिपेयर्ड टू टेक क्लेम ऑन नो विन नो फी बेसिस? नो विन नो फी बेसिस, ये भी है कि अगर आपने जीता नहीं है तो आप, इससे क्या होता है, नो विन नो फी की बेस पे आपके बहुत सारे अननेसेसरी केसेस कोर्ट में आना बंद हो जाते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि हमारा केस जीत ही नहीं सकता, आप कहेंगे मैं क्यों तुम्हारी, मैं ज़ारा कहेगी मैं तो तुम्हारी सोलिसिटर नहीं बन सकती। फिर आप कहाँ पे जाएंगे सॉल्व करने के लिए? एडीआर की तरफ ही भागेंगे। ये वजह है। फिर फाइनली फिलिंग ए क्लेम, फाइलिंग ए क्लेम, नॉट फिलिंग, सॉरी, फाइलिंग ए क्लेम, क्लेम को आपने फाइल किया। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए आपके, सेंडिंग द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, नेम एड्रेस, ये सारी चीजें, डिफेंडेंट नेम एड्रेस होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक केस दिखाया भी था, दिखाया मैंने, एक चीज मैंने दिखाई थी, इमरान खान न्याजी वर्सेस फ्ला 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 फ्ला, ये तो केस भी मैंने दिखाया था। फिर उसके बाद व्हाट इज बीइंग क्लेम्ड, एग्जांपल्स, अमाउंट, मनी, हर चीज उस पर लिखी जाएगी, ग्राउंड्स फॉर द क्लेम, ये सारी चीजें, इनिशियल फॉर्म आपने फिल कर दिया। फिर केस को क्या कोर्ट क्या करेगी? वो देखेंगे कि कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी एक कैटेगरी में डाल देंगे। वैल्यू के अकॉर्डिंग जब वो एलोकेट कर दे कि केस को, ये एक प्रोसीजर चल रहा है, फिर स्मॉल क्लेम में जाएगा तो उसका डिसीजन किस तरीके से होगा कि सिंपली एक जज बैठा होगा और वो आपका डिसाइड कर देगा कि आपने दोनों की आर्गुमेंट सुनेगा और वो इजीली डिसीजन दे सकता है, वरना वो डेट देता जाएगा, फर्दर आप अपने
एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और वो आप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। फास्ट में भी यही सेम चीज होती है और मल्टी ट्रैक में भी सेम यही चीज होती है। ठीक है, अब ये सारे कोर्स जो है वो ट्रायल जो होता है इनका दोनों पार्टीज की प्रेजेंस में होता है। ट्रायल क्या होता है? दोनों पार्टीज की प्रेजेंस में होता है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। इवन समटाइम्स आपकी तरफ से आपका कोई आपने पर्सन नॉमिनेट किया तो वो भी आपकी उस पर जा सकता है। इज इट क्लियर? तो ये आपके इसके ऊपर मल्टीपल वो होते हैं। अगर आप डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट से डिसएग्री करते हैं तो यू कैन गो फॉर अपील। पहले आप कहाँ पे जाएंगे? पहले आप जाएंगे कोर्ट ऑफ अपील सिविल डिवीजन में। फिर आप उधर भी अगर आपकी अपील फेल हो चुकी है देन यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये हाई कोर्ट के अंदर भी थोड़ी सी एक पावर होती है फ्रॉम ए हाई कोर्ट हियरिंग। अब समटाइम्स आपको पता है ना कि जो मोर देन 1 लाख की वैल्यू से ज्यादा पाउंड के वैल्यू से ज्यादा केसेस हम कहाँ पे जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी तो फिर अपील्स जाएंगी ना, कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल में, सिविल डिवीजन में और सुप्रीम कोर्ट में। ये इस टाइप प्रोसीजर। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप देखिए कि इस पे सवाल कैसे आता है। अब हम देखते हैं पहले पे आइडेंटिफाई 2 कोर्ट्स इन द सिविल कोर्ट हायरार्की। चलें जी, काउंटी कोर्ट और हाई कोर्ट। वेल डन, हायरार्की में आपने बता दिया। डिस्क्राइब 2 ट्रैक्स to which cases might be allocated in civil courts, small and fast track, fast and small tracks आपके। Describe the role of 3 civil courts। चलेंगे 3 सिविल कोर्ट्स को निकाल लें। काउंटी कोर्ट का क्या होता है? ट्रायल। ट्रायल। कोर्ट ऑफ अपील सिविल डिवीजन का क्या होता है? अपील। एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? अपील। 2 कोर्ट्स का ट्रायल है, कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? अपील को सुनना। और कोर्ट ऑफ काउंटी कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है? ट्रायल्स करना। सिंपल सी है। फैमिली मैटर्स ऑब्वियसली सिविल क्लेम्स होती है, कस्टडी के केसेस वो डायरेक्ट अपील पे भी जा सकता है, हायर में भी जा सकता है। ज्यादा उसकी ये होता है कि डायरेक्टली काउंटी से आप अपील में जाते हैं। प्रोसीजर ज्यादा फॉलो जो किया जाता है वो काउंटी से डायरेक्टली कोर्ट ऑफ अपील देन सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट देन कोर्ट ऑफ अपील देन सुप्रीम कोर्ट, ये फॉलो किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ सिविल केसेस आर एलोकेटेड फॉर ट्रायल्स। बेटा मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, फास्ट में और इसमें कैसे किया जाता है वो पूरा प्रोसीजर के कोर्ट जो है वो किस तरीके से कोर्ट्स को एलोकेट करती है, एलोकेशन के प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर था। ये सारे मल्टी ट्रैक्स इनकी डिटेल आप डन हो गया, तीनों के प्रोसीजर आपके आ गया। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच allocation of cases enable civil courts to deal with them justly and at reasonable cost। ये सवाल काफी मुश्किल है, सवाल लेके जरा रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच एलोकेशन ऑफ केसेस को कह रहे हैं enable civil court to deal with them justly and at reasonable cost। इसमें आना क्या पहले ये मुझे बताएं। नो, स्मॉल फास्ट और मल्टी ट्रैक के एडवांटेज डिसएडवांटेज आएंगे। ठीक है, हाँ इतना मुश्किल करके देते हैं ना, आप ए लेवल में हैं, आप नर्सरी में नहीं है। ठीक है, तो हाँ अब इसमें लिखना क्या, पहली बात तो ये कि इसमें लिखना ये है कि एडवांटेजेस एंड डिसएड ऑफ क्लेम्स, एलोकेशन ऑफ केसेस या एलोकेशन ऑफ केसेस इन ट्रैक्स। ट्रैक्स में जो होते हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इज इट क्लियर जी? लेकिन इस दफा अगर आने के चांस हैं तो इस चैप्टर से
मेरे ख्याल में वुल्फ रिफॉर्म्स के अलावा कोई खास सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, वुल्फ रिफॉर्म के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्राइमरीली फोकस रखिएगा, बाकी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने सारी दे दी है। ऐसा ही है। अच्छा, तो फर्दर हमारे पास इसमें ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए, स्मॉल क्लेम में द कॉस्ट ऑफ इशुइंग इज लो, देयरफॉर इट इज जस्ट वे ना। आप दो तीन पॉइंट्स को इकट्ठा करें, दो तीन पॉइंट्स को इकट्ठा करें तो आपका एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट तैयार हो जाता है। कॉस्ट इज लो, लूजर विल नॉट हैव टू पे, नो विन नो फी, क्या नाम है, बिल्कुल नो विन नो फी है। तो विन एंड फी ये है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लेमेंट डू नॉट हैव टू यूज लॉयर्स बट आर इनकरेज टू टेक द केस देमसेल्व्स, प्रोसीजर इज वेरी इजी, देयरफॉर इट इज ए जस्ट वे टू प्रोवाइड जस्टिस इन द सिविल क्लेम्स। ये तो एक हो गया। अब आपने इन पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बना लिया इधर एडवांटेज का, इसी के साथ पैराग्राफ 2 में इसके डिसएडवांटेज। दो पैराग्राफ यहां पे बन गया, दो पैराग्राफ आपके बने स्मॉल क्लेम्स और मीडियम, बाकी क्लेम्स के उन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे नहीं हुए मेरे ख्याल में, नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे हुए। अच्छा, कुछ आप फिर बाकी आप एक और फाइल आपको बता देता हूँ, चले आपके दो पैराग्राफ यहाँ पे हैं। अब फास्ट ट्रैक में और मल्टी ट्रैक में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं टाइम टेबल इश्यूज, कॉस्ट टू क्लेम टू, क्या नाम है, फाइल ए क्लेम इज वेरी हाई, फी इज वेरी हाई, एंड हाई चार्जेस ऑफ सोलिसिटर्स एंड बैरिस्टर्स। ये तीन चीजें क्या करती हैं? दे स्टॉप, दीज थ्री थिंग्स स्टॉप टू रीच ऑन ए जस्ट डिसीजन। ये तीन पैराग्राफ आप मान, मेरी बात अभी भी नहीं समझ आई? आ गई है। एक साइड पे आपने एडवांटेज, इसमें जनरल कोर्ट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप साथ में लिंक अप कर सकते हैं। सिविल कोर्ट के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो भी आप उसको लिंक अप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर आइडेंटिफाई टू कोर्ट्स व्हिच डील विद सिविल केसेस। रिपीट हुआ है लेकिन इन उसने बस थोड़ा सा वर्ड चेंज किया हुआ है। ये रिपीट हुआ है स्पेसिमेन कोर्ट। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ केसेस आर एलोकेटेड इन सिविल कोर्ट्स। ये भी रिपीट हुआ है, नहीं हुआ? हुआ है ना? हाउ सिविल केसेस आर एलोकेटेड फॉर ट्रायल, हाउ केसेस आर एलोकेटेड इन द सिविल कोर्ट। जी जी, ये समर और विंटर का आपस में हुआ है। ये हुआ है समर 24 और ये विंटर 24 रिपीट हुआ है। तो इसलिए जितना ये सवाल आ चुके हैं, पिट चुके हैं पिछले साल में, मतलब समर और समर में आए ही हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब है आपके पेपर में कम चांस। इज इट क्लियर? फिर डिस्कस हाउ फार द वुल्फ रिफॉर्म्स हैव इम्प्रूव्ड द सिविल प्रोसेस। इसमें लिखना क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाउ इट हैव इम्प्रूव्ड, इट हैज इम्प्रूव्ड, हाउ इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड। ठीक है, सो ये जो है इसमें आपकी वुल्फ रिफॉर्म्स जो मैंने डिस्कस की थी उसके साथ आप इसमें 15 नंबर का सवाल है, तो आप तीन एडवांटेज भी शक लिख लें, तीन पैराग्राफ एडवांटेज और दो पैराग्राफ किसके लिख दें आप? डिसएडवांटेज, और एंड पे ओपिनियन दे दें। इज इट क्लियर? डन हो गया जी। तो इसमें से जो करना है स्पेसिफाइड पोर्शन आपने करना है, वो कौन सा करना है? वुल्फ रिफॉर्म को फॉर कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क्स की आपने याद रखना है। किस चीज को? वुल्फ रिफॉर्म्स फॉर कंपल्सरी 10 मार्क्स। बाकी इसमें से इतने सवाल आने की चांस आए भी 2 नंबर के करा सकते हैं। उतना नॉलेज आपके पास है, इतना नॉलेज मैंने आपको दे दिया कि आप लिख सकते हैं सवाल इसका। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल एडीआरस, सबसे आसान। अच्छा एक मिनट ले,
चुप है।